देखिए मनुष्य में पोषण क्या बताया गया आपको, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को, जो हम भोजन क्या करते हैं लेते हैं, तो वो जो भोजन के रूप में लेते हैं वो क्या होते हैं, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जटिल होते हैं, ठीक है, पदार्थ होते हैं। तो उनको शरीर द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग में लाने जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में क्या किया जाता है, अपघटित करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, पाचन क्रिया कहते हैं। उसको पहले क्या किया जाता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल जो पदार्थ होते हैं उनको किसमें बदल जाता है, सरल में। शरीर हमारा क्या करता है, उसको विभिन्न तरीके से विभिन्न एंजाइम निकलते हैं, उनके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको सरल में बदल देता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। और जो हमको क्या होता है, वो जो हमारा शरीर उसके बाद उस सरल जो पदार्थ को क्या कर लेता है, उसे यूज कर लेता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचन। वही लिखा गया पाचन क्रिया कहते हैं। इस पूरी क्रिया को पूर्ण करने के लिए मनुष्य में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र कहते हैं। और ये पाचन तंत्र जो होगा पूरा पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको अभी देखेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, एक बात याद रखना, जहां एंजाइम नहीं वहां पाचन है, जहां एंजाइम नहीं वहां पाचन है। जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कभी अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि पाचन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम के माध्यम से क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये इतनी जल्दी शरीर में नहीं होता है, शरीर में इसके लिए पूरा एक तंत्र है। क्या है, पूरा एक तंत्र है, पूरी मशीन बनी हुई है इसको पाचन करने के लिए। और उस पूरे तंत्र को ही तो क्या बोलते हैं, हम पाचन तंत्र बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये पढ़ेंगे और इसका देखेंगे कैसे पाचन होता है भोजन का, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। और इसमें कई सारे स्टेप आते हैं। देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में क्या लिखेंगे, क्या क्या पाचन तंत्र में होता है। सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। जब मुंह में रखते हैं तो पहले भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाए हुए भोजन का फिर क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ग्रास नली होती है इससे क्या होते हैं, निगल जाते हैं। और निगले हुए भोजन को क्या करते हैं, फिर पचाते हैं, पचाना उसको, ठीक है। तथा अपचय भोजन को क्या करना, बाहर त्यागना आदि क्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। पूरा सिस्टम जो ये होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। आज हम आहार नाल देखेंगे। आहार नाल क्या होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। विभिन्न भागों में इसका व्यास अलग अलग होता है। ये आहार नाल यहाँ से शुरू हो जाती है, कहां तक जाती है, ये बिल्कुल लास्ट तक जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल, जिसमें पूरा पाचन होता है। क्या होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पाचन होता चला जाता है। इस पूरे को यहां से यहां तक क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और ये कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और करें इसका व्यास अलग अलग होता है, मतलब यहाँ कुछ व्यास और होगा, आगे बढ़ने पर यहाँ कुछ व्यास और होगा, यहाँ पर व्यास इसमें छोटी आंत का कुछ और होगा और बड़ी आंत का व्यास कुछ और होगा। व्यास का मतलब है गोलाई उसकी। क्या, जब ये देखिए कोई इस तरीके से होता है ना, तो इसमें कितनी ये गोलाई इसकी है ना, ये क्या कहलाता है, इसका ये जो दूरी होती है क्या कहलाती है, इसकी व्यास की चौड़ाई कह सकते हैं ना। जब आप कोई सर्किल बनाते हैं तो उस सर्किल में जितनी उसके पॉइंट से सेंटर से जो जाता है वही क्या कहलाता है, वो व्यास कहलाता है। तो कहीं कोई चीज इसमें पतली होगी तो कहीं कोई चीज क्या होगी, थोड़ी मोटी होगी, जिसमें होल ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप कई जगह इसमें क्या होता है, व्यास क्या होता है, बदलता रहता है। समझ रहे, तो वही लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मुख गुहा, यहाँ हम क्या बोलते हैं, इसको मुख गुहा बोलते हैं।
इस मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 2 टाइप्स की पाई जाती हैं। एक तो इस भोजन को पचाने में काम आती हैं, और दूसरे जो आने वाले कीटाणुओं जीवाणुओं को क्या करती हैं? मारने के काम आती हैं। समझी ना समझी? तो यहाँ पर 2 मेल की ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां कितने टाइप की पाई जाती हैं? 2 मेल की। एक तो पाई जाती है जो जीवाणुओं को मारती है, कीटाणुओं को मारती है, क्या करती है? भोजन को पचाती है। उसके बाद भोजन क्या होता है? आगे बढ़ता है और ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए कोई एंजाइम नहीं, तो यहाँ कोई पाचन नहीं। सिर्फ यहाँ से भोजन सरक करके किस में आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है? आमाशय में आ जाता है। इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। और एक बात सुनिए, अगर ये मुंह में पाचन शुरू हो जाता है तो मुंह में पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। याद रखिएगा, मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, और किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है यहाँ। इसके बाद ग्रास नली के माध्यम से, और ये क्या होता है? आमाशय में भोजन आता है, और सबसे ज्यादा टाइम तक आमाशय में ही भोजन रहता है। और यहाँ पर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं। आमाशय में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको कौन सी ग्रंथियां बोलते हैं? जठर ग्रंथियां बोलते हैं। और यहाँ कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यहाँ कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। भोजन का सबसे ज्यादा देर कहाँ ठहरा होता है? यही 3 से 4 घंटे भोजन आमाशय में ही रुकता है। अब आमाशय में क्या निकलता है? आमाशय में HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और ये खाने को अम्लीय बनाता है। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, और भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। ये कितनी भी कठोर इंसान चीजें खा लेता है, लेकिन उसको भी क्या करता है? गला देता है। लेकिन फिर भी ये इसके आमाशय के मांस को ये गलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक म्यूकस नामक यानी म्यूसिन नामक एक एंजाइम इससे पहले निकलता है। क्या निकलता है इसमें? एक म्यूसिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है? म्यूसिन। म्यूसिन नामक जो एंजाइम निकलता है, वो इसके निकलने से पहले ही निकल करके इसकी पूरी लेयर पर क्या हो जाता है? पूरे पृष्ठ पर इसके फैल जाता है, लग जाता है। जब वो लग जाता है तो बिल्कुल पॉलीथीन की तरीके से काम करता है। किससे काम करता है? वो बिल्कुल पॉलीथीन की तरीके से काम करता है। फिर जब HCl निकलता है तो इसकी सतह को काट नहीं पाता, जिससे ये दीवारें क्या हो जाती हैं? बच जाती हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा देर अगर भोजन नहीं कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा देर तक भोजन नहीं कर रहा है, तो ये HCl की जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर म्यूसिन की परत को भी क्या करने लगता है? काटने लगता है। जिससे लोग बोलते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जबकि पेट में कोई चूहा सुहा नहीं। समझ रहे? तो ये म्यूसिन की परत को ही काटना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ आगे और बढ़ता है भोजन, यहाँ पचने के बाद। और यहाँ सुनिए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ प्रोटीन का भी पाचन होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए, यहाँ पाचन हुआ मुख में कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद ग्रास नली में है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं। क्यों पाचन नहीं? क्योंकि कोई एंजाइम नहीं। जहां एंजाइम नहीं वहां पाचन नहीं। यहाँ लार ग्रंथियां होती हैं, एंजाइम होता है, इसलिए पाचन होता है। फिर जब आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ कई सारी यहाँ जठर ग्रंथियां होती हैं, कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, इससे यहाँ पाचन होता है। ठीक है। अब ये HCl का कौन कौन सा काम है? तो एक तो भोजन को अम्लीय बनाता है, दूसरे भोजन को सड़ने से बचाता है, तीसरे भोजन के पाचन में सहायता करता है, चौथे भोजन में आने वाले कीटाणुओं रोगाणुओं को क्या करता है? मारता है। उनको यहाँ क्या करता है? वो मारता है, ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। इसके बाद जब भोजन आगे बढ़ता है तो यहाँ पास एक छोटा क्या लगा रहता है? पित्ताशय लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पित्ताशय लगा रहता है। पित्ताशय में जो यकृत ये होता है, ये क्या होता है? लीवर, यकृत, कलेजी ये होता है। ये क्या करता है? ये इसमें क्या बनता है? पित्त रस बनता है, और पित्त रस आकर के इसमें पित्ताशय में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है।
जब कोई फैट वाली कोई चीज खाता है, कोई चिकनी चीज जो खाता है, वो उसको पचाने का काम कौन करता है? पितरस काम करता है। और पितरस एक और काम करता है, जब भोजन यहाँ से यहाँ आता है, तो जब भोजन आता है इधर निकलता है, तो पितरस क्या करता है? उसको छारी बनाता है। क्या करता है? ये आता है अम्ली, लेकिन पितरस उसमें मिल जाता है तो उसको क्या कर देता है? तो छारी करने की कोशिश करता है। इससे भोजन क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ना तो अम्ली रह जाता है, ना तो रह जाता है छारी। उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आगे किसमें जाता है? छोटी आंत में जाता है। क्या जाता है? कहाँ? छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में कई सारे क्या है? छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं? रसा अंकुर बनाए गए। क्या बनाए गए? रसा अंकुर। वो भोजन में, पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व वगैरह हैं, ग्लूकोज वगैरह है, उसको क्या करते हैं? वो अवशोषित करते रहते हैं। क्या करते हैं? वो अवशोषित करते रहते हैं। और ब्लड के द्वारा वो कोशिकाओं तो क्या करते हैं? वो पहुंचते रहते हैं। और कोशिकाओं में श्वास नली के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से, और जो वहां तक क्या पहुंच जाता है? कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। और जैसे ही कोशिका में क्या मिलता है? ग्लूकोज और मिलती है ऑक्सीजन, उसकी रिएक्शन होती है। और रिएक्शन के होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, एनर्जी। और वो एनर्जी बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, जिससे इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? उसको यूज करता है, खर्च करता है और अपने वर्क करता है। समझे ना? समझे? उसके बाद ये भोजन क्या होता है? जो भोजन अपच है, क्या है? जिसका पाचन नहीं होता है, जो बेकार होता है, वो भोजन फिर किस में चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जाने के बाद वो क्या कर दिया जाता है? उसका बाहर त्याग कर दिया गया, बाहर उसको क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे? बनाएंगे। और इसकी क्रियाविधि भी क्या करेंगे? पाचन तंत्र को बनाएंगे, उसकी क्रियाविधि भी सीखेंगे कैसे इसमें पाचन होता है। ठीक है? तो देखिए, इसमें भाग में बांटा जा सकता है, तो कितने कितने भाग हो जाएंगे? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। यही तो देखो, मुख गुहा, ग्रास नली, फिर उसके बाद क्या आएगा? आमाशय, उसके बाद क्या आएगा? छोटी आंत। छोटी आंत आपकी लगभग 7 मीटर की होती है। पूरी यहां से यहां तक जो पाचन तंत्र वाला पूरा सिस्टम है, कहां तक? यहां तक, लास्ट तक कितना है? 8 से 10 मीटर। लेकिन उसमें से छोटी आंत लगभग कितने हैं? 7 मीटर की। बाकी बड़ी आंत, ग्रास नली और सब चीजें आ जाएंगी इसमें, बाकी जितने मीटर बचेगा। लेकिन 7 मीटर के आसपास, लगभग 7 मीटर आपकी कौन सी है? छोटी आंत। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोलते हैं? जबकि ये मोटी दिखाई देती है। देखिए, तो छोटी आंत, इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? और जबकि छोटी आंत लंबाई में क्या होती है? बड़ी होती है। लेकिन जो बड़ी आंत बोलते हैं उसको बड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो छोटी होती है लंबाई में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़ी आंत का व्यास क्या होता है? बड़ा होता है। ये मोटी होती है, ये बड़ी होती है, इसमें होल इसका बड़ा होता है, ये बड़ा पाइप है। जबकि छोटी आंत में जो होता है वो क्या होता है? उसका व्यास कम होता है, वो पतला पाइप है। समझ रहे? समझ रहे? लेकिन लंबाई में छोटी आंत ज्यादा बड़ी है, जबकि बड़ी आंत क्या है? लंबाई में छोटी। इसके बाद क्या होगा? मुख गुहा। ठीक है? 2 होठों से घिरा एक मुख अंदर मुख गुहा में खुलता है ना। जो ये देखिए, जो ये मुंह होता है ना, ये 2 होठों से तो घिरा हुआ है। इसके बाद क्या होता है? ये अंदर कहाँ खुलता है? बता रहे हैं, ये मुख गुहा में खुलता है। इसके बाद देखिए क्या देखेंगे? मुख में 32 दांत होते हैं। मुख में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है? इसमें बोल रहा है प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक कितने होते हैं? 2 जोड़ी कृंतक होते हैं। मुख में लिखेंगे, मुख में देखो लिखा है 32 दांत होते हैं। प्रत्येक जबड़े पर सामने 2 जोड़ी कृंतक कितने होते हैं? सामने की ओर 2 जोड़ी कितने होते हैं? कृंतक दांत होते हैं। इनको कृंतक बोलते हैं। ये कुतरने का काम करते हैं। ये किसका काम करते हैं? कुतरने का काम करते हैं। इनको स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्माइल टीथ बोलते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? फिर एक रंधक, क्या लिखे हैं? फिर एक क्या होता है? रंधक होता है। इन स्माइल टीथ के बाद साइड में 2 नुकीले दांत पाएंगे। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। फिर एक रंधक, ठीक है? 2 अग्र चौड़क व चौड़कों को क्या बोलते हैं? दाढ़ कहते हैं। ये तो चबाने के काम आते हैं। भोजन को क्या करते हैं? चबाने के काम आते हैं।
देखिए पहले बताया कि दो सामने वाले जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उनको? स्माइल टीथ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ। तो क्या बोलते हैं? कृंतक। स्माइल टीथ को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। और इनका काम ये है कि ये कुतरने के काम आते हैं। किसी को चीज को क्या करने हैं? ये कुतरने का काम करते हैं। जबकि उसके बाद दो एक इधर नुकीले जो दांत लगे हुए हैं उनको हम केनाइन बोलते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम? रंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रंधक बोलते हैं। और ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। कोई चीज अगर जल्दी फट नहीं रही तो इसी में फंसा के क्या किया जाता है? उसको फाड़ दिया जाता है। आप चाहे देख सकते हैं जा करके। और उसके बाद जो इसके बाद आते हैं दाढ़ें आती हैं। क्या आती है इसके बाद? जो भोजन को चबाने के काम आती है। हमने आपको बताया था कि पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से। हमने आपको मुख गुहा इससे पहले बताया, ठीक है। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं? ग्रास नली। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ आकर के जो आमाशय में खुलती है ये क्या बोली जाती है? ये ग्रास नली बोली जाती है। इसको ग्रस का बोलते हैं। क्या होती है ये? ग्रास नली होती है। भोजन यहाँ से यहाँ इसमें सरक करके क्या होता है? कर्माकुंचन के द्वारा भोजन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? आमाशय में आ जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में आ जाता है। और यही लिखा हुआ है कि यह 25 मिनट लंबी नली है। यह क्या होती है? कितनी लंबी होती है? यह 25 मिनट लंबी नली होती है। और यह श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह मध्य छेद को भेद कर उदर गुहा में स्थित आमाशय में क्या है? खुलती है। और ये इसमें क्या होती है? इस तरीके से इसमें आमाशय में क्या होती है? आ जाती है, ठीक है। इसमें वाल्व टाइप का भी लगा होता है ताकि कोई व्यक्ति अगर खाना यानी भोजन करता है, ठीक है, अगर भोजन करता है तो उसके बाद अगर उल्टा भी उसको कर दिया जाए तब भी भोजन वापस नहीं गिरता, ठीक है, वापस नहीं आता। इसलिए आप लोग याद रखिए कि ये जो आपकी ये दिए से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसे ग्रास नली बोलते हैं। और ये लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। और आपसे अगर कोई पूछता है कि इसमें बताए पाचन होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता अगर पूछे तो कहीं यहाँ एंजाइम नहीं होता। जहाँ कोई एंजाइम नहीं होता वहां पाचन नहीं होता। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? आमाशय देखेंगे। किसको देखेंगे? आमाशय को। देखिए ये हमसे कह रहा है यह जे आकार के एक थैले के समान होती है। ये कैसा होता है आपका? ये जो आमाशय होता है कैसा होता है? ये जे के आकार का। देखिए कैसा होता है? ये जे के आकार का होता है। कैसा होता है? ये जे के आकार का होता है। और लिखा गया है क्या कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर से कितनी होती है? से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और चौड़ाई 7 से 10 तक होती है ना। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 7 से 10। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। क्या लिखा गया है कि अनेक प्रकार की ग्रंथियां इसमें क्या होती है? इसमें अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? जठर ग्रंथियां बोलते हैं। और इनसे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है इनसे? जठर रस। ये 3 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं जठर रसें। कौन कौन मिलती? ये पेप्टिक होती है। इससे क्या होता है? पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है? पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव ये है, ये जो आपकी जठर ग्रंथि है ये HCl का स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? ये HCl को। किससे स्रावित करती है? किसको? HCl को। इससे HCl निकलता है। और हमने क्या बताया था? इससे पहले भी आपको बताया है कि जो ये हमने आपको इससे पहले भी बताया कि जो HCl होता है वो यहाँ जो निकलता है तो इसके कई बार इसके कार्य पूछ लेता है। तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन में आने वाले कीटाणु रोगाणुओं को क्या करता है? ये मारता है ना। और देखिए इसके बाद देखिए कौन सा तीसरी कौन सा होता है? म्यूकस। म्यूकस नामक जो ग्रंथि होती है इससे क्या निकलता है? म्यूसिन नामक एंजाइम निकलता है। और क्या करता है? इसकी पूरी लेयर पर क्या हो जाता है? लग जाता है, फैल जाता है, जो पॉलीथीन के तरीके से काम करता है। और उसके बाद ये HCl निकलता है जिससे इसको काट नहीं पाता, वरना HCl बहुत हार्ड होता है, ये मांस को भी क्या करेगा? काट देगा। तो इतनी बात इसमें थी। नहीं, इसके बाद हम क्या देखेंगे? छोटी आंत देखेंगे। क्या देखेंगे? छोटी आंत। यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। ये जो आमाशय है इसका निचला वाला भाग जहां पर छोटी आंत जुड़ी हुई है उस भाग को, छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ इसी को बोलते हैं क्या? ग्रहणी। क्या बोलते हैं इसको? ग्रहणी। तो छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? ग्रहणी से जुड़ी होती है, प्रारंभ होती है। यह लगभग 6 से 7 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। पूरी ये कितनी लंबी होती है आपकी? ये 6 से कितनी लंबी होती है? ये यहाँ से जो जुड़ी हुई है 6 से क्या कितनी है? ये 6 से ये जितनी बनी हुई है सब क्या है? ये
6 से कितनी लंबी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है ये पूरी 6 से कितनी होती है? 7 मीटर लंबी होती है लगभग यही। और इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पतली है। ये क्या है? ये पतला पाइप पड़ा हुआ है, तो ये छोटी, लेकिन हाइट में क्या है ये, या लेंथ में क्या है ये, लंबी ज्यादा है। लेकिन इसका जो व्यास होता है वो छोटा होने की वजह से इसको छोटी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत जो है लंबाई में तो छोटी होती है, लेकिन उसका व्यास क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा पाइप पड़ा हुआ है, मोटे पाइप की तरीके से है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं यह उदर गुहा में कुंडलित रूप में पड़ी रहती है। मतलब ये उदर गुहा में कैसी पड़ी रहती है? कुंडली के रूप में पड़ी रहती है, छल्ले के रूप में पड़ी रहती है। कैसे पड़ी रहती है? कुंडली बना लेती है इससे, उसके रूप में पड़ी रहती है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? रसांकुर के टाइप के छोटे छोटे बने होते हैं। और वो जो पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। वो पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? वो अवशोषण करते हैं। और ब्लड उसको क्या करता है? सभी कोशिकाओं से तक क्या करता है? वो पहुंचा देता है। जब कोशिकाओं में जैसे ही क्या पहुंचता है? पचा हुआ भोजन पहुंचता है, ग्लूकोज वगैरह पहुंचता है, वहां क्या होता है? ऑक्सीजन पहले से होती है, और ऑक्सीजन के साथ में रिक्त करके क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, और जिसका हम कंटिन्यू क्या करते हैं? यूज करते रहते हैं। तो ये बता रहा है क्या? अंगुली के आकार के रसांकुर होते हैं जो अवशोषण की सतह को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे होंगे तो उसकी जो सतह और क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और अवशोषण क्षमता इनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये आपको इसमें ये लिखना होगा इस हेडिंग में। ठीक है। के बाद आप क्या देखेंगे? बड़ी आंत या अधिक चौड़ी होती है, इसकी लंबाई लगभग 1.5। बड़ी आंत देखिए, इसमें देखिए यह अधिक चौड़ी होती है। ये जो आपकी ये जो है ये क्या होती है? ये बड़ी आंत बोली जाती है, ये बड़ी आंत बोली जाती है। ठीक है। और बता रहा है कि ये लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर, यानी इसका मतलब 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है। इसके लिखा है छोटी आंत एक छोटे से छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में क्या होती है? खुलती है। इसे सीकम कहते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में क्या होती है? खुलती है। इसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीकम। थैले के दूसरी ओर से लगभग 3 इंच चौड़ी नली कोलन निकलती है, जो निकलने के बाद एक और गुहा के ऊपर की ओर क्या होती है? उठती है। एक और तो ये बता रहा क्या होती है? ऊपर की ओर क्या होती है? उठती है। क्या होती है? एक और तो क्या होती है? ये ऊपर की ओर उठती है। निकलने के बाद एक गुहा के ऊपर उठती है, और ऊपर की ओर उठती है। बाद में समांतर होकर, बाद में कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है। समांतर होकर नीचे उतरती है। फिर ये कैसे जाती है? फिर ये नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद अंत में किस में खुल जाती है? मलाशय में खुलती है। आप क्या लिखेंगे इसके बाद? मलाशय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मलाशय। कह रहे हैं यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत का क्या होता है? अंतिम भाग होता है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन से केवल क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। भोजन से क्या होता है? भोजन से क्या किया जाता है? जल का अवशोषण हो जाता है। यह अपच भोजन को लिस्ट के रूप में क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। शरीर से क्या होता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या हुआ? पाचन तंत्र